इवनिंग। गुड इवनिंग कार्तिकेय। ये डिस्क्लेमर पढ़ लो तब तक, जब तक मैं कैमरा वगैरह फिट करता हूँ। अरे यार, ये एक सेकंड ना, जरा कैमरा फिट करना है। तो लास्ट टाइम हम लोग थे सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो हमने पूरा कर लिया था। नेक्स्ट हम चलते हैं हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज, या इसको कई बार चार्ज्ड सेल भी कहोगे, या अगर सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है, तो आगे चल के मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अगर सॉलिड हो और कंडक्टिंग हो तो जो भी आप एक्स्ट्रा चार्ज देते हो, जो भी एक्सेस चार्ज होता है, वो पूरे का पूरा सरफेस पे आ जाता है। तो ये तीन चीजें समझ लेना, हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज कह लो, या चार्ज सेल कह लो, और या फिर सॉलिड हो लेकिन कंडक्टिंग हो, सॉलिड एंड कंडक्टिंग कह लो तो ज्यादा बेटर है। सॉलिड एंड कंडक्टिंग मतलब ऐसे समझ लो, ये हो गया। या सॉलिड हो तो भी मैंने तुमसे कहा जो भी चार्ज आएगा वो पूरे का पूरा बाहर पे आएगा, ये लेकिन कंडक्टिंग होना चाहिए। इस टाइप की फिगर की बात कर रहा हूं। अब पहली बात ये बताओ कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना? नहीं है? तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे चार्ज क्या होगा, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, ये एक वर्ड आएगा, और इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जिसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। और ये बताओ, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि Q अपॉन 4πr² होना चाहिए? पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे चार्ज सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया डिस्ट्रीब्यूट कहलाएगा, उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहेंगे, और सिग्मा होगा, और उसकी वैल्यू Q अपॉन 4πr² होगी। अब चलते हैं तीसरी बात। अब यहाँ पे जो इनसाइड पॉइंट्स होते हैं, और इनसाइड मैंने बताया था R < R, तो वहां पे E की वैल्यू 0 होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना तुम्हें कि अभी हम एक फॉर्मूले की लिस्ट और उनके ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, उसके 99% जो प्रूफ होंगे वो हम गॉस थ्योरम से प्रूव करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एक आध प्रूफ मैं यहाँ पे करवा दूंगा। तो इनसाइड के लिए मतलब R < R, वहां पे E की वैल्यू 0 होती है। फोर्थ, जस्ट सरफेस के बाहर होता है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस।
वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, बिल्कुल उसके सरफेस के जस्ट बाहर से। और वहां पे जो ई की वैल्यू आती है वो आती है 1/4πε0 Q/r²। और जरा देखना Q/4πr² को अभी मैंने सिग्मा लिखा था। अगर आप देखो Q/4πr² को सिग्मा लिखा था, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू सिग्मा/ε0 भी होगी। ये तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस हो गया। और लास्ट में आउटसाइड पॉइंट्स के लिए मतलब R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। मैंने तुमसे कहा था जस्ट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्यों? विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, क्यों? और पूरे चार्ज को हम कहां पे सेंटर्ड मान सकते हैं? सेंटर पे, क्यों? पूरे चार्ज को हम कहां पे सेंटर मान सकते हैं? सेंटर पे। तो इसका मतलब अब जो E की वैल्यू होगी वो होगी 1 अब K लिख देता हूं, K Q/r², ये कह लो, बस हो गया। इसका मतलब अब जो E होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1/r²। ये एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज है, या स्फेरिकल सेल है, या फिर सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है, जिसकी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि पूरे का पूरा चार्ज बिल्कुल बाहर वाली सरफेस पे आ जाता है। एक तो ये हो गया। वहां पे एक वर्ड डिफाइंड होगा, मतलब पूरा जो चार्ज होगा ऑब्वियस सी बात है उस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वहां पे एक वर्ड आएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम सिग्मा से दिखाएंगे, और उसकी वैल्यू Q/4πr² होगी। और उसके बाद मैंने तुमसे बताया कि इनसाइड किसी भी पॉइंट पे E की वैल्यू 0 होगी, सरफेस के जस्ट बाहर होगी वैल्यू, और वो सिग्मा/ε0 होगी। और उसके बाद तो फिर जैसे नॉर्मल वो होता है वैसे चलेगा, बस हो गया, जैसे पॉइंट चार्ज का होता है वैसे चलेगा। और फाइनली 6 पॉइंट अगर मैं कहूँ डायरेक्शन की बात, अगर Q पॉजिटिव है तो आउटवर्ड्स होगा ना, नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड्स होगी। और अगर Q नेगेटिव है तो फिर इनवर्ड्स हो जाएगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइंस देखूं तो किस टाइप की बनेगी? देखो, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं, अंदर नहीं था, तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी नहीं होंगी, तो इसका मतलब ये होगी ऐसे चलेगी। समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं? अंदर मैंने तुमसे कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस टाइप से चलेंगे, बस ये कह रहा है। अब इसका ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड का, लेकिन ग्राफ, हाँ ध्यान रखना। जैसे अगर मैं ई के मैग्नीट्यूड का ग्राफ वर्सेस आर ड्रॉ करूं, तो ये हमारा कैपिटल आर हो गया। अब आप ये देखो, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, और एकदम से सरफेस के बाहर शुरू हुआ, क्यों? अंदर डॉटेड नहीं दिखा रखा मैंने, अंदर तो ये दिखा रखा बेटा, ई की वैल्यू 0 दिखा रखी है, अंदर डॉटेड थोड़ी दिखाई है बेटा, जो है ये ई की वैल्यू 0 दिखा रखी है मैंने, ये है। सरफेस पे एकदम से शुरू हुआ, और सरफेस पे कितनी वैल्यू थी? सरफेस पे जो वैल्यू थी वो सिग्मा/ε0 थी, या के Q/r² थी, क्यों? ये हो गई। और
फिर 1/r² से वेरी कर रही है, बस हो गया। ये वाला क्या हो गया, E प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसे वेरी कर रही है। ठीक है, अब ये जरूर कह सकते हो कि ये वाली लाइन डॉटेड क्यों है, नहीं है, ये तुम कह सकते हो कि ये डॉटेड क्यों है। एक्चुअल में क्या है कि सरफेस के जस्ट अंदर वैल्यू 0 थी और सरफेस के जस्ट बाहर वैल्यू स्टार्ट हुई है। मतलब तुम एक चीज देखो ना, जैसे ये है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, अगर मैं इसके जस्ट अंदर जाऊंगा तो E की वैल्यू 0 है, और अगर मैं इसके जस्ट बाहर जाऊंगा तो E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर तुम सरफेस पे देखोगे, वैल्यू में सडन चेंज है कि नहीं है बताओ, वैल्यू में सडन चेंज है या नहीं है बेटा, ये बताओ। तो वैल्यू में जब भी सडन चेंज होता है तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहते हैं। जो है एकदम से वैल्यू अगर चेंज हो गई, मान लो, समझ गए ना, एकदम से वैल्यू चेंज हो गई तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहते हैं, और उसको डॉटेड से दिखा देते हैं, बस हो गया। तो जब भी तुम्हें सडन चेंज दिखेगा, सडन चेंज अगर दिखेगा तो इसका मतलब ग्राफ वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देंगे, बस ये कहते हैं। मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया होगा क्या है, एक बार फाइनली सुन लो। हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज हो, स्पेरिकल सेल हो, चार्ज स्पेरिकल सेल, या फिर सॉलिड हो लेकिन कंडक्टिंग हो, तो भी पूरा चार्ज बाहर चला जाता है। तो मैंने तुमसे कहा चार्ज उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वहां पे एक वर्ड आएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी कहेंगे, और उसकी वैल्यू हो जाएगी Q/4πr²। अंदर किसी भी पॉइंट पे वैल्यू 0 होगी, सरफेस के जस्ट बाहर वैल्यू स्टार्ट होगी, और जब ये एकदम से चेंज होता है तो ग्राफ वहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है और डॉटेड से दिखाते हैं, और उसके बाद जैसे पॉइंट चार्ज का होता है फिर वैसे स्टार्ट होगा, बस ये कहते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और मैंने बताई कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, और अगर निगेटिव चार्ज है तो अंदर होगा, बस ये कहते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला चलता है, ऑन द एक्सिस ऑफ, on the axis of uniformly charged ring, यूनिफॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं। अब पहला पॉइंट क्या है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से देखना। अभी तक हमने एक तो पॉइंट चार्ज का पढ़ा, दूसरा हमने सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज पढ़ा, और हाँ एक चीज का भी ध्यान रखना कि सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज में सरफेस पे डिसकंटिन्यूअस नहीं था, वहां पर कंटिन्यूअस था बेटा। जो है सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज में डिसकंटिन्यूअस नहीं था, कंटिन्यूअस था। और एक हमने पढ़ा हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज, हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज। अब इन तीनों में क्या था ना, हमने पूरे स्पेस में ई का फॉर्मूला दिया था, मतलब ई का जो फॉर्मूला दिया था उसमें पूरा स्पेस कवर किया था। आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्या क्या कह रहा हूं मैं। अभी तक जो हमने 3 केस पढ़े हैं उसमें पूरा स्पेस कवर हुआ था, लेकिन अब ई का जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं वो केवल किन पॉइंट्स के लिए, केवल एक्सिस के पॉइंट्स के लिए, बस ओनली फॉर
एक्सियल पॉइंट्स। अब तुम ये मत कहना कि ऐसा क्यों है, एक्चुअल में बाकी पॉइंट्स पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फॉर्मूला, निकाल तो लोगे ही अल्टीमेटली, लेकिन बाकी पॉइंट्स पे क्या होगा, फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए जो है। तो जहां जहां पे हमारे सिलेबस में आ सकता है केवल वो फॉर्मूले दिए हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखो, जैसे ये है, मान लो इसमें Q चार्ज है और R इसकी रेडियस है, इसके सेंटर से अगर मैं x डिस्टेंस पे जाता हूं तो तुम्हें लग ही रहा होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, क्यों? इफ Q इज पॉजिटिव, खुद ही फील आ रहा होगा ना मेरे ख्याल से कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर को होगा, अदरवाइज टुवर्ड द सेंटर होगा, क्यों? ये C है। तो इस E की जो वैल्यू होती है वो होती है KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 होती है। ये कर, अब इस फॉर्मूले में कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, वो देख लो क्या क्या है। फॉर्मूला देख लो पहले अच्छी तरीके से देख लो, KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। अब सुनो, अगर मैं सेंटर पे देखूं तो x की वैल्यू 0 आएगी ना, अगर मैं सेंटर पे देखूंगा तो x की वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी बताओ जो है, और अगर x 0 होगा तो E की वैल्यू फिर 0 होगी, बस हो गया। मतलब सेंटर पे अगर देखोगे तो x 0 और E 0। अच्छा ये तुम्हें थोड़ा लॉजिकल भी लगेगा, कैसे देखो, ये है जैसे अब मैं सेंटर पे देख रहा हूं, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर को आएगा, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर को आएगा, तो तुम्हें लग ही रहा होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा कैंसिल हो जाएंगे, तो सारे के सारे पेयर कैंसिल नहीं हो जाएंगे बताओ जो है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बताओ जो है, 0 आ जाएगा, बस ये कह लो। मतलब काफी हद तक वैसे ही है, जैसे हेक्सागन में अगर हर कॉर्नर पे आप Q चार्ज रख दो तो सेंटर पे 0 आता था, तो वही कंसेप्ट कह सकते हो, ये हो गया सेंटर पे, तो ये आ गया। दूसरा, अगर मैं बहुत दूर जाऊं तो x की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन r होगी ना, इसका मतलब x की जो हायर पावर्स हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों? देयरफॉर हायर पावर्स, हायर पावर्स ऑफ, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, इसका मतलब क्या है देखो, इसमें ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, इसको मेरे को थोड़ा सा, चलो मैं ऐसे कट कर दे रहा हूँ, हाँ भी कर रहा हूँ बेटा। इसका मतलब ये बताओ बेटा जो है कि ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें मैं आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ ना फिर जो है, नहीं होता, अगर बहुत दूर में जाऊंगा, अगर मैं बहुत दूर जाऊंगा तो x वेरी वेरी ग्रेटर देन r, इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ मतलब जो है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता बताओ बेटा जो है, नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, जरा देख के चलना, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो फिर ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो उस केस में जो ई की वैल्यू आएगी वो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगी, क्यों? और ये तुम्हें एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला नहीं लग रहा बताओ,
ये बताओ जो है, हाँ ये अगर तुम्हें लग रहा होगा तो एक पॉइंट चार्ज फॉर्मूला लग रहा होगा, क्यों? पॉइंट चार्ज फॉर्मूला ये लग रहा होगा। और ये भी तुम्हें काफी लॉजिकल लग रहा होगा कि अगर तुम बहुत दूर चले जाओगे तो जो रिंग होगी तुम्हें वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी कि नहीं, लगेगी कि नहीं लगेगी, बताओ बेटा जो है। इसका मतलब जो वेरी फार होगा उसमें जो रिंग होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, बताओ? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, बस हो गया जो है। ये भी लॉजिकल लग रहा होगा। और इसी से अगर मैं एक चीज देखूं कि अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी हो तो फिर e टेंडिंग टू जीरो आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? और वैसे भी इंफिनिटी पे अगर जाते हो तो सब चीज जीरो हो जाती है ना, फोर्स जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सब चीज जीरो आ जाएगी। तो ये बताओ अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो e टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी लॉजिकल होगा। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। x इक्वल टू जीरो पे e की वैल्यू जीरो है, x इक्वल टू इंफिनिटी पे भी e की वैल्यू जीरो है, लेकिन बीच में नहीं है, बीच में कहीं पे जीरो नहीं है। तो अगर तुम्हें कभी भी जीरो से जीरो के बीच में वैल्यू को चेंज करवाना हो तो हमेशा तुम्हें ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये e है, ये x है। तो जीरो से जीरो अगर तुम्हें करवाना है तो वैल्यू हमेशा इस टाइप से बनती है बेटा। ये देखो यहां भी e जीरो है, जहां पे x की वैल्यू जीरो है, और जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो भी e टेंडिंग टू जीरो है। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा वैल्यू पहले बढ़ेगी और फिर कम होगी? ये बताओ, ये बताओ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा वैल्यू पहले बढ़ेगी और फिर कम होगी? इसका मतलब एक जगह पे कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी, समझ गए ना? एक जगह पे कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी। और ये जो मैक्सिमम तुम्हें मिलती है वो मिलती है x इक्वल टू आर अपॉन रूट टू पे मिलती है, बस ये कह लो। अब ये कैसे मिलती है? ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम या मिनिमम अगर तुम्हें किसी भी चीज को करना है तो ये बताओ तुम डी ई अपॉन डी एक्स उसको जीरो पुट करोगे बेटा? ये बताओ जो है डी अपॉन डी एक्स को जीरो पुट करोगे, इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। इसको जीरो पुट करोगे, बस हो गया, ये कर। यहां से निकल के आता है x इक्वल टू आर बाई टू पे e की वैल्यू तुम्हें क्या निकल के आती है, मैक्सिमम निकल के आती है। ये हो गया। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। इससे पहले हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े वो पूरे स्पेस में कवर होते थे उसमें, लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के केवल एक्सिस में हम पढ़ रहे हैं फॉर्मूला। और वो इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज बाकी पॉइंट्स पे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। और सेंटर से x डिस्टेंस पे फॉर्मूला था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और वहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाले थे? सेंटर पे मींस x इक्वल टू जीरो पे e की वैल्यू जीरो, और वो लॉजिकल भी लग रहा था बिकॉज पेयर कैंसिल हो जाएंगे। अगर तुम सेंटर से बहुत दूर जाओगे तो फिर मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर लिख दूंगा, तो फिर वो एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बन जाएगा, लॉजिकल भी है। और अगर मैं x टेंडिंग टू इंफिनिटी कहूँ, x टेंडिंग टू इंफिनिटी कहूँ तो वहां भी ऑब्वियस सी बात है e की वैल्यू जीरो आ रही है। अब सेंटर पे e की वैल्यू जीरो है, इंफिनिटी पे e की वैल्यू जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले बीच में कहीं वैल्यू बढ़ेगी और फिर बीच में फिर क्या होगी, कम होगी, तो कहीं पे एक मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी। तो वो मैक्सिमम वैल्यू हमने कैसे निकाली थी? डिफरेंशिएशन को जीरो करके, बस हो गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी मैं ई का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा जो है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर है, ध्यान रखना।
मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगी और निगेटिव चार्ज है तो क्या होगी, टुवर्ड्स होगी, ये कह। नेक्स्ट फॉर्मूला हम चलते हैं, थिन शीट ऑफ चार्ज। पहली बात, ये कुछ ऐसे मान लो, ये कह रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये पूरे का पूरा ऐसे है, मतलब पूरी की पूरी जो सीट बनी है वो चार्ज की बनी हुई है, ध्यान रखना बेटा, जो है पूरी की पूरी सीट क्या बनी हुई है, चार्ज की बनी हुई है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ईशान ये मत कहना कि क्यों इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बिकॉज वही बाकी केस में फिर फॉर्मूला डिराइव करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे केवल वही फॉर्मूले पढ़ रहे हैं जो हमारे अप्रोच में हो, समझ गए ना। ये वाई मत लगाना कि इनफाइनाइटली लॉन्ग क्यों है बेटा, जो है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तीसरी बात, यहां पे भी तुम्हें लग रहा है कि जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया, ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। नहीं है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, बताओ। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्यों, यहाँ पे भी तुम्हारा चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, हाँ ध्यान रखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। और जिसको हम सिग्मा से दिखाएंगे, ये यूज किया जाएगा। और लास्ट में फिफ्थ पॉइंट, जो भी फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो सीट के बहुत क्लोज पॉइंट्स के लिए पढ़ते हैं, ओनली फॉर दोज पॉइंट्स which are very close to seat। ये हो गया। और लास्ट में इसमें जो E की वैल्यू निकल के आती है वो कांस्टेंट आती है और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। बस इतना रिजल्ट है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन सीट ऑफ चार्ज, उसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। दूसरा, यहां पे भी चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, वो यूज होगी। और मैंने आपसे कहा कि हम सीट के बहुत नजदीक जो पॉइंट्स होते हैं केवल उन्हीं के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं, और उसमें ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं फिगर में बनाऊं तो कुछ फिगर में इस टाइप का होना चाहिए। देखो, अब मैं 2D फिगर 1D फिगर बना दे रहा हूँ। 1D क्या होगा, 2D क्या होगा बेटा, जो है चलो एनीवे समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये हो गया ना, ये प्लस सिग्मा हो गया जैसे, तो इसका मतलब इसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। और इस ई की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। और अगर मान लो ये निगेटिवली चार्ज है, माइनस सिग्मा, तो फिर ऐसे होगा। और वैल्यू यही होगी। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। कार्तिकेय, ईशान, जोशी, बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं है, बताओ। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ना, किस टाइप का हो रहा है, विजुलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। जो है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग ऐसे है बेटा, जो है तो ऐसे जा रहा है। ये हो गया। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट,
चार्ज्ड कंडक्टर। अलार्म बज गया, और बता दो कुछ अगर है तो। रूल इज रूल। हाँ बेटा जो है, रूल तो चाहे ये कहीं भी हो बेटा जो है उज्जवल। कोई डाउट वगैरह है तो पूछ ले, कोई डाउट वगैरह है तो पूछ ले बेटा जो है। नहीं तो तू जानता ही है कि मैं उन टीचरों में हूँ नहीं जो लंबी लंबी जो है गप्पे वप्पे मारते हैं, उन टीचरों में हूँ नहीं बेटा जो है। चलो अगला आता है चार्ज कंडक्टर। इसको वैसे बाद में हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी तो केवल मैं ई के फॉर्मूले में बता रहा हूँ। पहली बात, अभी कुछ देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि जो भी तुम एक्सेस चार्ज दोगे, एक्सेस चार्ज वो कहां पे आ जाएगा बेटा जो है, वो सरफेस पे आ जाएगा। ये पॉइंट बताया था ना कुछ देर पहले, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज दोगे वो कहां जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। इसका मतलब सिग्मा यूज होगा ना, क्यों? तुम्हें टिक्की विक्की कुछ खानी है तो बता दो, आवाज आ रही होगी तुम्हें बाहर से। टिक्की की ऐसी होती है ना, ठक ठक करते हैं बेटा जो है, नहीं है? टिक्की दही बड़े कुछ खाने हो तो जो है, हाँ, टिक्की दही बड़े कुछ खाने तो बता देना, बाहर से आवाज आ रही होगी तुम्हें जो है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे सिग्मा वर्ड यूज होगा कि नहीं होगा बेटा, बताओ जो है, सिग्मा वर्ड यूज होगा। तीसरा, अगर मान लो स्पेरिकल कंडक्टर हो, स्पेरिकल कंडक्टर हो, तो तुम्हें लग रहा है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, पहले ही बताओ बेटा जो है। ये होता है, अगर स्पेरिकल कंडक्टर हो तो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, नहीं है? बताओ। तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वो यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू सब जगह यूनिफॉर्म होगी। और वो बाय द वे कितनी होगी बताओ? वो होगी Q/4 पाई R²। ये भी कुछ देर पहले कहा भी था, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा, नहीं है? ये हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। अदरवाइज क्या होगा? सिग्मा नॉन यूनिफॉर्म होगा। और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है, मतलब चौंच टाइप की बनी हो, तो वहां पे सिग्मा ज्यादा होता है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर लेस है तो फिर सिग्मा ज्यादा होगा। फिगर से समझा दे रहा हूं तब क्लियर होगा। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, और यहाँ पे तुम्हें कहीं एक चौंच टाइप की दिख रही है, ये है चौंच टाइप की, तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज हो जाता है, ये कहते हैं। इस टाइप से। और यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। जैसे ये मान लो सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 इसकी वैल्यू सिग्मा 2 ये होगी। ऐसा क्यों होता है ये तुम्हारे मतलब के लिए ना, जस्ट इंटरेस्ट के लिए है। कभी एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगा इसमें, जो इंटरेस्ट वाली चीजें होती है ना उसको वीडियो बना के डाल दूंगा बेटा जो है, ऐसा क्यों होता है।
ये कह लो। अभी तुम ये मान लो कि जहां पे चौंस टाइप का होगा वहां पे सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। अब चलते हैं 5वां पॉइंट। इनसाइड किसी भी पॉइंट पे ई की वैल्यू 0 होती है। ये अभी कुछ देर पहले हमने देखा भी था। क्यों? इनसाइड किसी भी पॉइंट पे ई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 6th ई जस्ट सरफेस से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम सरफेस। और जस्ट सरफेस के बाहर जो ई की वैल्यू होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये अभी कुछ देर पहले स्पेरिकल के केस में निकाला था कि नहीं निकाला था, बताओ बेटा जो है ये बताओ। स्पेरिकल कंडक्टर के केस में कुछ देर पहले ये फॉर्मूला निकाला था कि नहीं निकाला था, बताओ जो है। ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है जस्ट आउटसाइड द सरफेस। और एक लास्ट पॉइंट और, कि अंदर तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो नहीं होंगी। नहीं है, बताओ। अंदर तो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कहां से स्टार्ट होंगी? सरफेस से स्टार्ट होंगी, और वहां पे वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। बस हो गया जो है, समझ गए ना। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं स्टार्ट फ्रॉम सरफेस, स्टार्ट फ्रॉम सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये होती है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं है या ग्राफ बन नहीं पाएगा वहां पे मैंने ग्राफ नहीं दिया है, ध्यान रखना बेटा जो है। समझ में आ रहा है? जहां पे ग्राफ की रिक्वायरमेंट है वहां पे मैं ग्राफ दे रहा हूं, जहां पे ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं है या बहुत लॉजिकल नहीं है तो वहां पे मैंने ग्राफ नहीं दिया, ये कर। तो एक बार दोबारा सुन लो क्या कह रहा हूं मैं। कंडक्टर की बात कर रहा हूं, उसमें जो भी चार्ज दोगे पूरे का पूरा सरफेस पे चला जाएगा, पहली बात। दूसरा पॉइंट, अगर वो चार्ज, अगर वो स्पेरिकल कंडक्टर है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का यूनिफॉर्म होगा, और वहां पे सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो क्यू अपॉन 4πr² होगी। और अदरवाइज मैंने बताया कि जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, मतलब चौंच टाइप की चीज होगी, तो वहां पे सिग्मा ज्यादा आता है। और एक पॉइंट मैंने और बताया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होंगी, बिल्कुल सरफेस से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और एक पॉइंट मैंने और बताया कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो कंडक्टर की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। बस ये बोला, ऐसे कह लो। जैसे अगर मान लो ये है स्पेरिकल कंडक्टर होता तो तुमने देखा भी था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। क्यों? ये हो गया तो ये 90 डिग्री पे है, देखो। और बाय द वे यहाँ पे वैल्यू कितनी है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। और मान लो ये चौंस टाइप होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता, जैसे ये E1 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता। E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा होती, और उसका रीजन क्या होता, बिकॉज सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 से क्या होती, ज्यादा होती। ये करें। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो बेटा जो है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक लास्ट फॉर्मूला है। इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली
लॉन्ग लाइन चार्ज। अब मेरे को एक बात बताओ कि अब जो वर्ड यूज होगा वो चार्ज पर यूनिट लेंथ यूज वर्ड होना चाहिए ना, नहीं है? बताओ अब कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए यहाँ पे इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज में? कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए? चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो होना चाहिए। तो इसका मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। और तुम्हें याद है इसको मैंने लेमडा से दिखाया था, क्यों? ये यूज होगा, ये कर लीजिए। दूसरा, इन्फिनिटी लॉन्ग है, ध्यान रखना। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज है मान लो, तो तुम्हें लग रहा है ऐसे लाइंस ऐसे होंगी? बताओ, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, ये बताओ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे फील लग रही है कि नहीं लग रही है? बताओ। जरा बताना बेटा, इस टाइप की इलेक्ट्रिक लाइंस लग रही है कि नहीं लग रही है तुम्हें? जैसे ये हो गया, ऐसे निकलेंगी लाइंस, इस टाइप से निकलेंगी ना। अगर लाइंस देखोगे तो इस टाइप से निकलेंगी लाइंस, ये इलेक्ट्रिक लाइंस होगी कलर जो है। तीसरा, और वो बेसिक चीज मत भूलना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर को होंगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो लाइंस किधर को होंगी? बताओ जो है, लाइंस अंदर को होंगी। वो बेसिक चीज मत भूलना। और तीसरा पॉइंट, हाँ, अब मैं केवल ऐसे बना देता हूं, मान लो ये प्लस लेमडा है, यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगा, और इसकी वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आती है, बस ये ध्यान रखना। इसका मतलब E प्रोपोर्शनल टू 1/r आता है। और बताओ, E प्रोपोर्शनल टू 1/r अगर है तो कौन सा ग्राफ बनेगा? अगर E प्रोपोर्शनल टू 1/r है तो ग्राफ कौन सा होना चाहिए बेटा? बताओ। E प्रोपोर्शनल टू 1/r है तो कौन सा बनना चाहिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब अगर E वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ऐसे होगा। और एक बच्चों वाली बात ध्यान रखना, E प्रोपोर्शनल टू R अगर हो, बता, हो गया क्लियर? अगर E प्रोपोर्शनल टू R हो तो फिर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। उज्जवल, गलती मत करना। E प्रोपोर्शनल टू अगर R हो तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। और अगर E प्रोपोर्शनल टू 1/r हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। और अगर E प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो तो वो ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनेगा, लेकिन वो साफ गिरेगा, एकदम से गिरेगा, नीचे गिरेगा एकदम से। तो तीनों में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना बेटा। हाँ, तीनों में कंफ्यूज मत होना। E प्रोपोर्शनल टू R ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। E प्रोपोर्शनल टू 1/r ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और E प्रोपोर्शनल टू 1/r² ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप होता है, लेकिन जो डिप होगा वो फास्ट होगा, बस ये कह लो। और अगर मान लो मैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ कह दूं तो भी वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का होगा, लेकिन और फास्ट होगा। नहीं, अगर मैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ कह दूं तो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, लेकिन और भी ज्यादा फास्ट होगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हें केवल इतने ही फॉर्मूले याद रखने हैं।
मैं अब जल्दी से एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ फॉर्मूले का, फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन। पॉइंट चार्ज E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो ये ग्राफ बन गया। दूसरा, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, इसमें 3 फॉर्मूले थे इनसाइड। E इक्वल टू KQ अपॉन RQ, प्रोपोर्शनल टू R, ये आ गया। दूसरा, सरफेस E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तीसरा, बता देना अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो बेटा। आउटसाइड E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं E वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ कर रहा था तो वो ऐसे था, और ये कंटिन्यूस था, ये भी याद होगा तुम्हें। कहीं पे ये डिसकंटिन्यूस नहीं था, ध्यान रखना बेटा जो है। ये हो गया। तीसरा, हॉलो या फिर सेल या फिर सॉलिड लेकिन कंडक्टिंग। इनसाइड E 0 था। सेकंड, सरफेस E की वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर थी, और ये बाय द वे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी आ गई थी। तीसरा, आउटसाइड E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर या फिर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर थी। ये हो गया। और इसका ग्राफ क्या बनाया था? पहले 0 वैल्यू, सडन बढ़ी, और फिर ऐसे हो गई। मेरे ख्याल से क्लियर होगा ना, ग्राफ में कोई बता देना कुछ गड़बड़ हो तो। ये ई आए, ये आर है, और यहां पे लेकिन ये डिसकंटिन्यूस होगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी वैल्यू एकदम से चेंज होती है तो फिर वहां पे ग्राफ क्या होता है? डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला था। चौथा, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट ऑफ चार्ज। तो ई की जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट थी,
और वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी, लेकिन क्लोज। जब आप सीट से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहे हो तब ये फॉर्मूला था, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट ऑफ चार्ज। पांचवा, एक हमने चार्ज कंडक्टर पढ़ा था, चार्ज कंडक्टर। इसमें क्या क्या पढ़ा था पूरा बता दे रहा हूं। जो एक्सेस चार्ज था, एक तो वो सरफेस पे आ जाएगा। सेकंड, इसका मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा यूज होगा। तीसरा, अगर स्पेरिकल है तो फिर सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। अगर तुम देखोगे तो यूनिफॉर्म होगा। क्यों? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फोर्थ, अदरवाइज मैंने कहा था सिग्मा जो चौंच में होगा, CHONCH, वो ज्यादा होगा। पांचवा, इनसाइड E0 होगा। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होगी, नो इलेक्ट्रिक लाइन। छठा, जस्ट आउटसाइड सरफेस होगा। और इसकी वैल्यू E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। पहले वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी, यहाँ ध्यान रखना बेटा। जो है थिन सीट ऑफ चार्ज में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। और जो इलेक्ट्रिक लाइन होगी वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी। और लास्ट फॉर्मूला है सिक्स, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। तो इसमें मैंने E का फॉर्मूला दिया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या E प्रपोर्शनल टू 1/R, या फिर E वर्सेस R ग्राफ, वो ऐसे होगा। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ बेटा। किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो, बताओ। इन फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना बेटा, जो भी है अच्छी तरीके से समझ लेना इसको। अब जरा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, फिर पोटेंशियल पे चलेंगे। इसमें से पहला वाला जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ वो मैं बाद में यूज करूंगा, हाँ ध्यान रखना, लेकिन नोट करके रख लेना तू। सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज,
इसमें सबसे पहले ये बताओ कि जो चार्ज होगा वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना। एक तो बात ये आ गई, ठीक है, चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरी बात, हाँ हॉलो में एरिया में होगा, लेकिन बाहर वाले एरिया में होगा, बस हो गया। अंदर तो कुछ है ही नहीं ना किसान, बाहर वाले एरिया में होगा ना, बस हो गया। अंदर तो कुछ है ही नहीं वहां पे, जो है अंदर तो जीरो है। ठीक, दूसरी बात, अब ये बताओ कि मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान सकता हूँ? नहीं हो तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान सकता हूँ। तीसरी बात, अब यहां पे जो वर्ड होना चाहिए वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वर्ड यूज होना चाहिए, क्यों नहीं होता? ये यूज होना चाहिए, क्यों? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यूज होना चाहिए। और इसकी वैल्यू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब होनी चाहिए। बताओ क्लियर है कि नहीं है? नहीं है, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यूज होगा, और यहाँ पे ये कितना होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब वर्ड यूज होगा। और एक लास्ट पॉइंट, इनसाइड किसी पॉइंट पे ई का जो फॉर्मूला था वो मैंने के क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर लिखा था पहले। ये बताओ, ये क्लियर है यहां तक? बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इनसाइड किसी पॉइंट पे हमने ई का फॉर्मूला क्या लिखा था, बताओ, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू छोटा आर। अब जरा इसको थोड़ा सा और वो कर देते हैं। के का मतलब, के का मतलब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना बेटा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। ये बताओ, ये फॉर्मूला बना ना, ये बना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे ना 4/3 कर दे रहा हूं, ये हो गया, और इंटू 3 भी लिख दे रहा हूं। अब जरा देखना, क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इसको क्या लिख सकता हूं? ये बताओ, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब को मैं रो लिख सकता हूं ना। इसको ऐसे मैंने रो बताया था, तुम्हें याद है ना बेटा, रो लिख बोलेंगे हम। ये बताओ, इसको मैं रो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बना, बताओ जो है। अल्टीमेटली फॉर्मूला बना रो अपॉन 3 एफ, रो आर कह लो, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बना, क्यों नहीं है? ये वाला फॉर्मूला बना, तो ये फॉर्मूला अभी बस नोट कर लो। इसको बाद में जब मैं रिवीजन में कभी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तब बताऊंगा, इसको यूज तब करूंगा मैं। तो इसका मतलब इनसाइड के लिए क्या फॉर्मूला बना, इनसाइड के लिए जो फॉर्मूला बना, ई का जो फॉर्मूला बना वो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला भी बना। बल्कि वहां पे मैं भूल जाऊंगा, जब मैं रिवीजन करवा रहा हूँ तो हो सकता है फॉर्मूला भूल जाऊं, तो तुम मेरे को याद दिलाओगे। उज्जवल, समझ में आ रहा है बेटा जो है? जब मैं भूल जाऊंगा तो तुम मेरे को याद दिलाओगे कि सर आपने ये फॉर्मूला वहां पर ड्राइव किया था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये एक पॉइंट तो ये है। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। और जोशी, क्या चल रहा है तेरा फिर? क्या मजे आ रहे हैं तेरे? चल यार बेटा, ऐसी चलती है कहानी।
हाँ ये बात तो सही कह रहा है। मैं पता है अपने उसमें कहता था कि जब मैं तुम्हारी एज का था ना, तो मैंने एक डायलॉग बनाया था बेटा, जो है जिसके घर में, जिस बाप के घर में जवान लड़की हो, बेरोजगार बेटा हो, और जो बच्चा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उसको नींद कहाँ आती है जो है, नहीं है। ये जो है मैं कहा करता था अपने टाइम पे, ये कहता था बेटा जो है, जिसके घर में, समझ गए ना, जिसके घर में जवान बेटी विवाह करने लायक हो और नालायक बेटा हो, नहीं है, नालायक बेटा हो बेटा जो है, और कोई अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो उस बेचारे को नींद कहाँ से आएगी ना। 3 लोगों को नींद नहीं आती है, ये ध्यान रखना। वैसे तो और भी कई लोग होते हैं। तो अब चलो दूसरी बात। अब मैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस में फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। डेरिवेशन ऑफ E on the axis of uniformly charged ring। देखो यहां पे मैं रिंग का डी क्यू चार्ज ले लेता हूं, तो यहां भी रिंग का डी क्यू चार्ज हो जाएगा। ये आर है, ये एक्स है। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। अब ये बताओ, ये वाला जो चार्ज होगा, ये इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा ना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। और ये वाला जो चार्ज होगा, ये इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा डी। और अगर ये वाला एंगल थीटा हो, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल भी थीटा होगा। अब बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, जरा बताओ कौन से कंपोनेंट कैंसिल होंगे और कौन से कंपोनेंट ऐड होके नेट फील्ड देंगे, जरा बताओ। खुद ही तुम्हें लग रहा होगा कौन से कंपोनेंट। हाँ, मतलब साइन थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? साइन थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, और कॉस थीटा कंपोनेंट, हाँ, सुनिए, साइन थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, और कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड होके नेट इधर को दे देंगे बस। कोई डाउट है तो बता देना बेटा, नेट ई इधर को आएगा, तो ये ई की वैल्यू कितनी होगी? ई की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा फॉर होल रिंग। बताओ कोई डाउट है? कार्तिकेय बता बेटा, कोई डाउट है? बता बेटा, इस पे बता जो है। ये तो क्लियर है ना। अब चलते हैं डीई क्या होगा। डीई होगा डी क्यू की वजह से होगा। क्यों? डीई डी क्यू की वजह से होगा, जिसकी डिस्टेंस ये है। इसका मतलब डीई की जो वैल्यू होगी वो के इंटू डी क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा। ये हो गया। और जरा फिगर में देखना कॉस थीटा कितना है। फिगर में जरा देखो बेटा, कॉस थीटा कितना है? एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, इसमें बताओ, कोई डाउट है तो बताओ बेटा जी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें ना केवल और केवल ये डी क्यू इंटीग्रेट होगा, बाकी सब इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। समझ में आ रहा ना? पूरे का पूरे में केवल कौन सी चीज इंटीग्रेट होगी बताओ जो? केवल डी क्यू इंटीग्रेट होगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। तो बाहर आके क्या बनेगा बताओ जो है? ये बनेगा के क्यू, क्यू नहीं, क्यू तो बाद में आएगा ना यार। इसमें बस ये रबर वाली प्रॉब्लम है। जोशी तू ये सॉल्व कर दे तो बस तू समझ ले मैं क्या कर दूंगा। के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 होगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू होगा फॉर होल रिंग। और एक बात बताओ कि जब आप पूरी रिंग के लिए डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा जरा बताओ? पूरी रिंग के लिए अगर डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा बेटा? जो क्यू बनेगा। इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी बनेगी ये बनेगी क्यू। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बताओ? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। किसान इंटीग्रेशन आ गया समझ में? ये बता बेटा जो है, इंटीग्रेशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बता जो है ये कह लीजिए। और बाकी के जो प्रूफ होंगे वो हम कहाँ से करेंगे? गॉस थ्योरम से। ये बाकी के प्रूफ हम कहाँ से करेंगे? गॉस थ्योरम से करेंगे। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा कंसेप्ट है। स्मॉल कंसेप्ट। जब मैंने रिंग के लिए ई और एक्स ग्राफ ड्रॉ किया था, अच्छा वो मैंने जब रिवीजन किया था ना तो उसमें मेरे ख्याल से रिंग वाला रिवीजन रह गया है, वो तुम खुद से कर लेना। जब मैं रिवीजन कर रहा था ना लास्ट में, उसमें रिंग का फॉर्मूला रह गया था मेरे ख्याल से। नहीं, रिंग वाला फॉर्मूला रह गया था, उसको तुम खुद से देख लेना। तो जब मैं रिंग के लिए ई और एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा था तो कुछ इस टाइप से आया था ग्राफ। इसका मतलब मैंने इसमें एक्स को वेरिएबल माना था कि नहीं माना था बताओ? जो सी समझ में आ रहा बता? एक्स को वेरिएबल माना था, और ऑब्वियस सी बात है ई भी वेरिएबल था। अब तुम मेरे से कह सकते हो कि सर अगर वेरिएबल था तो फिर ये इंटीग्रेशन के बाहर क्यों चला गया? इस वाले इंटीग्रेशन में जो एक्स है वो इंटीग्रेशन के बाहर क्यों चला गया? पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ बेटा जो है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा बताओ जो है? ये कह रहा हूं मैं जो है। ठीक, तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन के बाहर इसलिए आया था कि जैसे ये रिंग थी, अभी तो मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं ना, इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं। तो इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या है बताओ जो है? इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू फिक्स है, ये कह लो जो है। हाँ समझ में आ गया ना? वैसे एक्स वेरिएबल है, अगर आप देखोगे तो वैसे एक्स वेरिएबल है, लेकिन मैं जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहा हूं बेटा जो है। हाँ, नहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं निकाल रहा हूं, जैसे मैंने इस पॉइंट पे निकाला था बेटा जो है, इस पॉइंट पे निकाला था, तो इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा जो है? इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या थी? फिक्स थी, बस ये कह सकते हो। ये हो गया। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस।
बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरी हेडिंग पूरी लिखूंगा ना तो उससे क्लियर हो जाएगा बेटा जो है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और पोटेंशियल डिफरेंस PD इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड वही ऑरा। किसका? लेकिन चार्ज का या सिस्टम ऑफ चार्जेस का? हेडिंग देख लो अच्छी तरह, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा जो है, समझ गए ना। जैसे किसी भी पिक्चर में पिक्चर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नाम ही से तो फिर वजन पड़ता है पिक्चर में बेटा जो है। तो इसी टाइप से इसमें हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऑरा, और ऑरा किसका बेटा जो है? चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस का। तो पहले तो कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं, फिर नई बात में आएंगे। सबसे पहला यूनिट में कई बार बता चुका हूं तुम्हें, वोल्ट या जूल पर कूलम होती है। दूसरी बात, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तीसरी बात, किससे रिलेटेड होती थी जरा बताओ? रिलेटेड टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, अब इंपॉर्टेंट शुरू हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स when test charge is moved from one point to another point in electric field। मेरे ख्याल से यहां तक हम काफी पहले पढ़ चुके हैं। यूनिट वोल्ट होती है, जूल पर कूलम स्केलर क्वांटिटी होती है, और किस चीज से रिलेटेड होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करेगा, लेकिन कब? जब टेस्ट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरे पॉइंट पे क्या करोगे, मूव करोगे, उससे रिलेटेड होता है। और एक चीज और, फोर्थ, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पहले भी मैं कुछ फॉर्मूले दे चुका हूं, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर या माइनस ई डॉट डी आर या वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर बी टू ए। और एक लास्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस V
इक्वल टू प्लस या माइनस ई डी। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। उज्जवल, ये सब पुराने पॉइंट है बेटा, बता जो है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता। वो मेरा थोड़ा स्टाइल है एक्चुअल में, कि मैं 2-3 बार रिवाइज कर देता हूँ ईशान। मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चे घर में ना भी पढ़ें, है ना, बच्चे घर में ना भी पढ़ें तो भी मैं दिमाग में यहीं पे इतना रिवाइज कर दूं कि तो भी तुम्हारा काम चल जाए। अगर घर में बिल्कुल भी ना पढ़ो तो भी तुम्हारा काम चल जाए। बताइए, समझ में आया बेटा जो है। यूनिट ये हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करेगा एक पॉइंट से दूसरे। एक्चुअल में मैं हर किसी को ना अपने जैसा देखता हूँ बेटा जो है, अपने जैसा देखता हूँ, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था जो है। समझ में आया कुछ जल जोशी, तो भी काम चल जाता था जो है, ये कह ले जो है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि कई सारे बच्चे घर में पढ़ते नहीं, तो क्लास में ही उनको इतना करवा दो कि वो तब भी अपना ठीक ठाक निकाल लें बेटा। ये हो गया। और मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तुम्हें ये बोला था। ये तो हो गई पुरानी बात। अब चलते हैं नई बात। हाँ। अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बेटा जो है, बिटवीन टू पॉइंट्स, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कहीं पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट सम पॉइंट से पी, तो तुम्हें ना कहीं पर रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है फिर। और रेफरेंस पॉइंट का मतलब यह है कि जहां पे तुम्हें पोटेंशियल को जीरो मानना पड़ता है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं बेटा जो है, कि अगर तुम्हें एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना होता है तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं पे क्या करना पड़ता है बेटा जो है, फिर तुम्हें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। सो यू हैव टू टेक सम रेफरेंस पॉइंट। इसको मैं आगे से आर पी कहूंगा। और रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है बताओ जो है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब यह है वेयर पोटेंशियल इज एज्यूम्ड जीरो। मतलब ये काफी हद तक वैसे है ना, जैसे तुम देखो एक चीज देखो, एक पहाड़ ये है, एक पहाड़ ये है। अगर मैं कहूं कि इनमें हाइट का डिफरेंस क्या है, मान लो इनमें हाइट का डिफरेंस 500 मीटर है, तो क्या मुझे यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ता है? तुम्हें ये बताओ बेटा जो है, अगर दो पहाड़ हैं, चूंकि मैं पहाड़ी हूं ना तो इसलिए पहाड़ की बातें ज्यादा करता हूँ बेटा, ये ध्यान रखना। तो ये बताओ कि अगर दो पहाड़ हैं तो उनका हाइट का डिफरेंस अगर मैं 500 मीटर कहता हूं, तो कहीं पे क्या मैं रेफरेंस पॉइंट बताता हूँ? ये बताओ बेटा जो है, नहीं बताता हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इसकी हाइट
1500 मीटर है, तो तुमने देखा है उसमें लिखा रहता है फ्रॉम सी लेवल। कभी तुमने देखा है कि नहीं देखा है बेटा, बताओ। जो है इसकी हाइट 1500 मीटर है फ्रॉम सी लेवल। इसी टाइप से इस पे अगर तुम देखोगे तो जैसे मैं कह देता हूं कि मान लो 2000 मीटर है फ्रॉम सी लेवल। अब मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर तुम्हें कहीं पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है तो तुम्हें रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा जो है, लेकिन अगर पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है तो फिर हमें रेफरेंस पॉइंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कार्तिके, समझ में आ गई तेरे बात बेटा क्या कह रहा हूं मैं जो है, जैसे मैंने इससे बता दिया तुम्हें। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट सॉरी। अब ये बताओ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि एट इन्फिनिटी हम v को जीरो मान के चलते हैं। क्यों? इन्फिनिटी पे हम v को जीरो मान के चलते हैं, तो इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ जरा बताओ बेटा जो है। देयरफॉर रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? वो इन्फिनिटी हो गया, बस हो गया। क्यों? समझ में आ गया ना, रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या हो गया बताओ जो, इन्फिनिटी हो गया जो है। अब मैं सेवंथ पॉइंट पे डिफाइन कर रहा हूं, बस हो गया। अगर तुम्हें पोटेंशियल एट पी निकालना है तो वो माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू पी, ये डेफिनेशन है। लेकिन किसको लेके आना है? टू यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको लेके आना है। और वर्क तुम्हें किस फोर्स का निकालना है? बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और रेफरेंस पॉइंट मैंने तुमसे ये भी कहा था कि इन्फिनिटी होगा, तो इसको कई जगह तुम्हें ऐसे भी लिखा होगा माइनस वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। ये है, बस इसको तुम पढ़ लो अच्छी तरीके से तो समझ लो, तुम्हें समझ में आ गई इसकी डेफिनेशन, ये कह लो। एक दो बार डेफिनेशन रिपीट कर दे रहा हूं तो दिमाग में बैठ जाएगी। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से पी तक लेके आओ, इसका मतलब इन्फिनिटी से पी तक लेके आओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क निकालो और उसका माइनस कर दो, तो वहां पे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से पी तक लेके आओ, इसका मतलब इन्फिनिटी से पी तक लेके आओ, और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो। नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो और उसको फिर माइनस कर दो, तो वो तुम्हारा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ जी, बताओ। हर्षवर्धन तू बीच बीच में आ जाता फिर चला जाता बेटा जो है। एक्चुअल में क्या था ना, मेरा वैसे पिछले साल तक जो ऑर्डर रहता था मैं उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को पहले पढ़ाता था, लेकिन इस बार कुछ बच्चों ने मेरे को ये कहा कि स्कूल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले पढ़ाते हैं, स्कूल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले स्टार्ट किया। समझ में आ गया हर्षवर्धन? हर्षवर्धन समझ में आया?
करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर छोटा था। अच्छा सुन लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर छोटा था और इजी है, तो इसलिए मैं पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता था, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया है और उसके पीछे रीजन बता दिया ये। अब लास्ट में चलते हैं 8 पॉइंट, वो सुन लो क्या है। ध्यान से देखना बेटा, जो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर बी टू ए। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, पहले ही बताओ, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा, बताओ। ये तो पढ़ा है ना हमने। अब क्या है सुनो, ए को मैं पी पॉइंट ले लेता हूं, बी को मैं रेफरेंस पॉइंट या इन्फिनिटी ले लेता हूं। और एक चीज और देखना, ध्यान से देखना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में जो भी फोर्स लगता है वही ई होता है या नहीं होता, बताओ। ये बताओ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में जो फोर्स लगता है वही ई होता है या नहीं होता है, पहले बताओ डेफिनेशन से। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में जो फोर्स लगता है वही क्या होता है, ई होता है। इसका मतलब अगर मैंने ई डॉट डी आर को एफ डॉट डी आर लिख दिया, तो तुम मुझे कोर्ट तो नहीं ले जाओगे, ये बताओ बेटा जो है। लेकिन इसके लिए कह रहा हूं मैं, ये बताओ, अगर मैं ई डॉट डी आर को एफ डॉट डी आर लिख दूं तो कोड नहीं ले जाओगे। और एफ डॉट डी आर को अगर मैं छोटा सा वर्क लिख दूं तो भी मेरे ख्याल से कोड नहीं ले जाओगे। क्यों? तो भी कोड नहीं ले जाओगे, एफ डॉट डी आर को छोटा सा वर्क लिख दूं। अब जरा बताओ, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, जरा देखो बेटा, जरा ऊपर वाली इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, वीपी माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम बी इंफिनिटी टू पी। जरा चेक करना बेटा, ये बना कि नहीं बना, जरा देखो। ये वाली इक्वेशन उसमें कन्वर्ट हो गई या नहीं हुई, पहले ही बताओ। ये इक्वेशन उसमें कन्वर्ट हो गई, और इसमें से v एट इंफिनिटी कितना हो गया, जीरो। नहीं है, v एट इंफिनिटी जीरो आ गया, तो इसका मतलब पोटेंशियल एट p कितना हो गया बेटा, जो है बताओ जो है, ये हो गया माइनस इंफिनिटी टू p वर्क डन। और लेकिन हम किसको लेके आए थे जरा बताओ, टू यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये किसका वर्क था जरा बताओ बेटा, ये वर्क किसका था, जरा ये भी बता दो, वर्क किसका था बताओ जो है, बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जरा बताओ, यही डेफिनेशन बनी या नहीं बनी, बताओ जो है। ये डेफिनेशन फाइनली, ये डेफिनेशन बनी कि नहीं बनी, बताओ जो है। तो बस यही तो डेफिनेशन मैंने बनाई थी कि नहीं बनाई थी, जो है ये हो गया। हैंस प्रूव्ड एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पी तक लेके आओ, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट से पी तक लेके आओ, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो, उसको माइनस कर दो, ठीक है, उसको माइनस कर दो, और वही उस पॉइंट पे क्या कहलाएगा बेटा जो है, वही उस पॉइंट पे पोटेंशियल कहलाएगा, ये कहते हैं। और एक लास्ट पॉइंट फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सिस्टम ऑफ चार्जेज की वजह से पोटेंशियल निकालने की दो मेथड्स होती हैं,
2 methods. घंटी देखा कितने टाइम सही टाइम पे बजी बेटा जो है। जैसे वो बाहुबली का पार्ट 1, बाहुबली थी, कौन सी पिक्चर थी बेटा, बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2 बेटा जो है। तो 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग V at some point. Due to system of charges. To be continued. लेकिन अब ये हमारा जो भी कंटिन्यू होगा वो हमारी नॉर्मल क्लास में कंटिन्यू होगा। मेरे ख्याल से आज 7th क्लास थी ना, एज पर अवर कमिटमेंट ये 7th क्लास थी। अब हमारी नॉर्मल क्लास में होगा। ओके, बाय, थैंक यू एंड गुड डे।